हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और आज लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि अप्रोक्सीमेटली सभी बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम रही हैं। कुछ एक बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनके पास जो 12th की बुक है उसमें 9th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है, उनमें रे ऑप्टिक्स नहीं है। तो बीच में लास्ट ईयर यानी 2018-19 में रे ऑप्टिक्स को 11th क्लास में कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यानी 2018-19 में वो 12th में भी थी और 11th में भी थी। तो यानी कोशिश ये की गई थी कि 12th में से रे ऑप्टिक्स को हटाया जाए। तो 2019 में उसको किस में डाल दिया गया था, 11th की बुक में। सीबीएसई की गाइडलाइन आने से पहले बुक के जो एडिशन था 2019 उसमें से 12th में से तो हटा दी गई और 11th में उसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सीबीएसई की गाइडलाइन आ गई कि 12th में रहेगी। तो जिन बच्चों के पास 2019 का एडिशन है उनमें रे ऑप्टिक्स नहीं मिलेगी 12th क्लास में, और शायद तो अब आपके पास अगर 11th का होगा तो 2018 होगा तो उसमें भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपना कोई ना कोई अरेंजमेंट देखें इधर उधर से, या कोई पुरानी बुक हो, कोई बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पब्लिशर की हो, चाहे वो एनसीईआरटी ही क्यों ना हो, कोई भी बुक आपको मिले, यानी इससे 2019 के अलावा कोई भी आप फिजिक्स की बुक उठा लेना, 12th क्लास की सभी में मिलेगी रे ऑप्टिक्स। और 2019 या 2018 की अगर आपके पास 11th है, 11th क्लास की बुक है, तो उसमें भी लास्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स ही मिलेगा। तो अपना अरेंजमेंट करें, ऐसे वेट ना करें कि इधर से वहाँ से आ जाएगी वहाँ से आ जाएगी, काम चल जाएगा, ऐसे नहीं करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया भी था आपको कि पहले 14 मार्क्स की ऑप्टिक्स आती थी और अब 18 से 19 मार्क्स तक आपकी ऑप्टिक्स आने लगी है। तो ध्यान देना है आपको, बहुत ज़रूरी यूनिट है। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बच्चों की कॉमन रही हैं, वो प्रॉब्लम्स हम आज सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखना और उसको पॉज करके अपना नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और फिर उसके बाद बोर्ड पे जगह भी इतनी होती है कि क्वेश्चन लिख दिया तो फिर उसके सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं बचती। इसलिए मैं आपके पास स्क्रीन पे इसको दिखा रहा हूँ, आप सभी उसको पॉज करके और नोट कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास जो भी बुक थी एस.एल. अरोड़ा उसका ही ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। आप इसको यहीं पे पॉज करके अपना नोट कर लें, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोर्ड पे नोट नहीं करूँगा, अपना नोट कर लें। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। फ़ोन को अगर इधर उधर करना पड़े तो अपना वो अरेंज कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ, देखना इस क्वेश्चन को। अगर नहीं भी लिखा है तो मैं एक बार इसको रीड और कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। इफ़ यू सिट in a parked car, you glance in the rear view mirror, r is equal to 2 meter, and notice a jogger approaching. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, speed is equal to 5 meter per second. If the jogger is running with a speed of 5 meter per second, how fast is the image of the jogger moving when? How fast is the image of the jogger moving when the jogger is, ये पोजीशन दे रखी है ना, ये फ्रॉम द मिरर से उसकी पोजीशन दे रखी है 39 मीटर, बी
29 मीटर, सी 19 मीटर एंड डी 9 मीटर। ये मेरे पास है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसने कहा है कि रीयर व्यू मिरर, तो इसने साफ साफ बता दिया है कि वो मिरर आपका कन्वेक्स है। कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तो ये मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इनिशियली इसने बताया कि जो मिरर हमने यूज किया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो डेफिनेटली उसकी f की वैल्यू r/2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर होगी। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर विच इज यूज्ड एज रियर व्यू इन द कार इज 1 मीटर। सही है। चलिए, उसके बाद इसने एक चीज़ और बताई है। स्पीड को तो पहले साइड में कर दीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन u दे रखा है इसने, u दे रखा है, u इज इक्वल टू 39 मीटर। तो इस मिरर एक पहला केस है ना, उसके लिए इसने क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू 39 मीटर। तो मेरे पास f हो गया, u हो गया। क्या मैं v निकाल सकता हूँ? हाँ, इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए, वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो हमें पता है, मिरर फॉर्मूला ये होता है। हमें निकालना है v। अब मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि कोई भी आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करके आपने आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़े, तो पहले उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वहाँ तक ले जाइए जो एक चीज़ फाइंड आउट करनी, यानी जो फाइंड आउट करना है वो पार्ट उस इक्वेशन में एक साइड कर दीजिए, बाकी सभी को अलग साइड में, उसके बाद ही वैल्यू रखें। क्योंकि यहाँ पे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करोगे, अगर पहले वैल्यू रख दी तो गलतियाँ होने के चांसेस है। मैं ये नहीं कहता गलत तरीका है, गलत नहीं है, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले ही मैथमेटिकल इक्वेशन को वहाँ तक रिजोल्व कर लिया कि बस केवल अब वैल्यू यहाँ पे रखो और आंसर आ जाएगा, तो उस पॉइंट तक इसको रिजोल्व कर लीजिए। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो इसको v के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर ले आता हूँ 1/u को, तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसको v के लिए सोल्व करना चाहूँ तो पहले मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/v इज इक्वल टू fu आ गया एलसीएम। क्लियर। तो इधर जाएगा u और इधर आएगा f, तो आ गया u माइनस f। क्लियर। अब मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों का बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो रेसिप्रोकल से याद आया, कल के वीडियो में एक डेरिवेशन कर रहे थे, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, है ना, कर रहे थे ना। उसमें कहीं ना कहीं मैंने रेसिप्रोकल बोल तो दिया वीडियो में कि रेसिप्रोकल कर लीजिए, और रेसिप्रोकल हो गया केवल एक साइड का, दूसरी साइड का नहीं हुआ। ठीक है, वो बाई मिस्टेक हो गया। तो उसमें क्या था, मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। उस मिरर फॉर्मूला को दोनों तरफ u से मैंने बताया था जिसकी फॉर्म में आंसर निकालना हो ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो। u की फॉर्म में निकालना था तो u से ही क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था बोथ साइड। तो ये तो u से u हो गया था कैंसिल, ये आया आपके पास u/f इज इक्वल टू u/v प्लस 1। ये प्लस 1 आ जाएगा इधर, तो u/f प्लस 1 इज माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू u/v। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, f लिया एलसीएम, तो अंदर आ गया अपने पास u माइनस f इज इक्वल टू u/v। नाउ टेक्स रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अब जो यहाँ पे गलती हुई उसमें रेसिप्रोकल किया ना मैंने, तो केवल इसका तो कर दिया, इसका नहीं किया, तो वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो आप उसको सही कर लेना, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे
तो ये आ गया आपके पास v/u। नाउ अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला में m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u होता है, तो क्यों ना दोनों तरफ माइनस से और मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो इधर माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा f माइनस u और ये बन जाएगा m। तो फॉर्मूला ये आना था। फॉर्मूला में केवल क्या गलती है, f माइनस यू ऊपर है और f नीचे है, ये गलती है उसमें, रेसिप्रोकल एक साइड में हो पाया, ठीक है, तो उसको अपना सही कर लेना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो 1/v इज इक्वल टू ये आ गया। नाउ क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू fu/u माइनस f। ये लो भाई, आपके पास इक्वेशन आ गई है जो कि चारों केसेस में आपको यूज करनी है। अलग अलग u की पोजीशन दे रखी है। वो कह रहा है जब जोगर इस पोजीशन पे था तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या थी, इस पोजीशन पे था तब क्या थी, और वो उसकी जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो गिवन है कि ऑब्जेक्ट किसकी तरफ, जोगर किसकी तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ, ठीक है, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, आएगा तो वो भी उसकी तरफ ही, किसकी तरफ ही, मिरर की तरफ ही, लेकिन उसकी पोजीशन बतानी आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से v निकाल लूँ, पहले केस के लिए v निकालूँ तो इस वैल्यू में u और f की वैल्यू रख देता हूँ। तो u इज इक्वल टू फॉर कन्वेक्स मिरर, या जनरली क्या होता है, मिरर चाहे आप कोई भी ले लो, अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है, वास्तविक है, तो u नेगेटिव आएगा। और कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स चाहे आपका लेंस हो और चाहे आपका मिरर हो, उसके लिए f की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। f की वैल्यू क्या होगी, फॉर कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब इसको रख दीजिए इस फॉर्मूला में, तो v इज इक्वल टू 1 कर दूं पहली पोजीशन, है ना, या va कर देता हूँ a वाले के लिए, va इज इक्वल टू f दैट इज 1 इंटू माइनस ऑफ 39 अपॉन u माइनस ऑफ 39 माइनस यानी प्लस का f, क्या है प्लस का f, यानी 1। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ए कंडीशन के लिए वेलोसिटी क्या आएगी, -39 अपॉन -40, इससे ये कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 39 अपॉन 40। अब ऐसी कंडीशन बनेगी, बाकी किसी के लिए भी आप सोल्व कर लो, है ना, एक एक बढ़ के आंसर आता जाएगा। वी बी करोगे तो 29 अपॉन 30 आ जाएगा, ये करोगे तो 19 अपॉन 20 आ जाएगा, ये करोगे तो 9 अपॉन 10, चाहे आप करके देख लो। तो मैं एक ही पार्ट सोल्व करवाऊंगा, बाकी आपको बताऊंगा, वो आपकी टास्क रहेगी, ठीक है। चलिए आपके पास ये आ गया वी ए। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है, इमेज की आपको निकालनी, बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई भी बड़ी बात है ही नहीं, हम बहुत इजीली कर देते हैं। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी u उसकी पोजीशन थी, है ना, उसकी पोजीशन u थी, यानी इनिशियल जो पोजीशन 39 थी, तो v आ गया इतना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैं कर रहा हूं यहां पे यू ए इज इक्वल टू, पहले कहां पे था 39 पे, अब कहां पे आ जाएगा 39, जो वैल्यू है इसमें से 5 कम कर दो तो कितना हो गया 34, माइनस का 34 मीटर। 1 सेकंड बाद वो इतनी दूर बच जाता है, तो 1 सेकंड बाद उसकी इमेज के साथ क्या होता है वो और निकाल लेते हैं, बस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और फिर क्या कर देंगे वेलोसिटी
ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चलिए तो मेरे पास आ गया यू ए आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड, जो कि कहाँ पे था 39 मीटर पे, क्या आ गई 34 मीटर। तो अब ये 34 मीटर रख के मैं क्या निकाल देता हूँ, वी डैश ए निकाल देता हूँ, और विच इज इक्वल टू क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। तो एफ तो बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा 1, उसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ। यू की वैल्यू कितनी है -34 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा u माइनस एफ, यू कितना -34 माइनस एफ कितना 1, तो -34 और माइनस एफ की वैल्यू कितनी है +1 यानी 1, तो ये आ जाएगा -35, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, वी डैश ए इज इक्वल टू 34 अपॉन 35, 34 अपॉन 35। क्लियर, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो इमेज की पोजीशन है वो यहाँ थी, और 1 सेकंड पहले कहाँ थी, यहाँ थी। तो इनका गैप निकाल दूँ, इनका क्या निकाल देता हूँ, गैप निकाल देता हूँ। 1 सेकंड पहले कहाँ थी, यहाँ, 1 सेकंड बाद कहाँ हुई, यहाँ। तो 1 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई या कवर्ड बाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज, पहली 1 सेकेंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो क्या आएगा, वी ए माइनस वी ए डैश इज इक्वल टू 39 अपॉन 40 माइनस 34 अपॉन 35, 39 अपॉन 40 माइनस 34 अपॉन 35। यहाँ से जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही वेलोसिटी रहेगी फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली सेकंड केस के लिए ऐसा ही बनेगा, मैंने बताया वहाँ पे बनेगा 29 अपॉन 30, और यहाँ पे भी 24 अपॉन 25 बनेगा। डायरेक्ट निकाल सकते हो सारे आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट था कन्वेक्स मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, वो लगातार इतनी से ही आता जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी बताइए जिस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिरर से कितना हो, 39 मीटर हो। क्लियर। तो मैंने क्या किया कि जब वो 39 मीटर पे था उस टाइम पे, यानी u की वैल्यू 39 लेके v निकाल लिया, इसको रखा साइड में। फिर मैंने देखा कि u की वेलोसिटी मेरे को पता है, तो मैं 1 सेकंड बाद u की पोजीशन निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए किसकी, इमेज की, भाई एटलीस्ट 2 चीज़ें तो मेरे को चाहिए, है ना। वेलोसिटी के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक तो वेलोसिटी खुद होगी जो कि पता ही नहीं है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा टाइम। भाई इन 3 में से 2 चीज़ तो पता हो तो एक तो निकालनी है वेलोसिटी, ना डिस्प्लेसमेंट पता ना टाइम पता। और टाइम अगर नहीं पता है तो मैं क्यों ना 1 सेकेंड ले लूँ, क्यों ना 1 सेकेंड ले लूँ, तो वो मैंने 1 सेकेंड ले लिया। तो अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसका, इमेज का। तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट कब पता चलेगा, जब ऑब्जेक्ट का पता चल जाए, जब ऑब्जेक्ट का पता चल जाए कि वो कहाँ पे होगा। तो 1 सेकेंड बाद मेरे को पता है ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है। तो 1 सेकेंड बाद मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल दी, उस पोजीशन का यूज करके मिरर फॉर्मूला में, यानी उस पोजीशन का मिरर फॉर्मूला में यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, अब नई पोजीशन निकाल ली इमेज की। तो 1 सेकेंड बाद उसकी इमेज कहाँ गई ये मेरे को पता चलेगा। पहले इमेज यहाँ थी, 1 सेकेंड बाद यहाँ चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो मेरे को इमेज का डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा जो कि 1 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया। ऐसे ही बाकी पार्ट्स इसके कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अब भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई हो तो आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था सोल्ड, जो एग्जाम्पल है एस एल अरोड़ा के, उसमें 8th क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे पास सेंड किया था, 8th क्वेश्चन। तो जिसके पास बुक है वो तो अपना देख लीजिए, जिसके पास नहीं है मैं पढ़ देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है, और डायग्राम फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उसका बनाऊंगा। डायग्राम मैं उसके अकॉर्डिंग अपना बनाऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम मैं बनाऊंगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली
जो आपके पास अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उन सभी में आपको डायग्राम ज़रूर मिलेगा। डायग्राम आपको या तो मिलेगा या बनाना पड़ेगा, एक काम ज़रूर होता है। तो देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। A plane mirror is placed in between, a plane mirror is placed in between so that two virtual images, so that the two virtual images so formed coincide, if the plane mirror is at a distance of 24 centimeter from the object, find radius of curvature of convex mirror, find radius of curvature of convex mirror। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए गिवन क्या था अपने पास, एक कन्वेक्स मिरर। पहले डायग्राम बना लीजिए। ये लो भाई, ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर था, इसके सामने ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा। देखिए अगर ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह नहीं दे रखी हो तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। क्या मान के चलना पड़ता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सपोज वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, सपोज क्या करना है, यहाँ से आपका क्या होगा, ये पोल रहेगा, तो पोल और इसके बीच का डिस्टेंस गिवन है 36 सेंटीमीटर। ये कितना है? 36 सेंटीमीटर। अगर यू लिखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना है डिस्टेंस? 36 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे 24 कितना 24 सेंटीमीटर दूर क्या रखा है? प्लेन मिरर रखा है। क्या रखा है? प्लेन मिरर रखा है। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो इमेज कन्वेक्स बनाता है वहीं पे, जिस पोजीशन पे कन्वेक्स ने इमेज बनाई वहीं पे कन्वेक्स भी बना देता है, वहीं पे कन्वेक्स भी बना देता है। तो बताइए उस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बहुत इजी है। इमेज दे दी, इमेज डिस्टेंस दे दिया। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो मिरर है वो यहाँ रखा था, मेरा जो मिरर है वो कहाँ रखा था? यहाँ रखा था, प्लेन मिरर। मान लिया क्या गिवन है, कितनी दूर रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता है कि जो आपका प्लेन मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ ऐसे टकराती है, टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? इधर जाएगी, और हमें क्या लगेगा कि वो कहाँ आ गई? इधर आ गई। थोड़ा और नज़दीक रख देता हूँ ताकि इमेज थोड़ी अच्छी और बन जाए। ये है आपका प्लेन मिरर। तो इमेज आपकी सपोज इसने यहाँ बना दी। क्यों? क्योंकि इससे जो रे है वो कहाँ जाएगी? आपकी इसी लाइन पे, इसको बैकवर्ड में ऐसे। ये ज़रूरी है, ये डार्क दिखानी, ये ज़रूरी है कि रे जाएगी इधर, लेकिन हमें क्या लगेगा? इधर गई, वर्चुअल इमेज बन गई। अब देखिए ये अपने आप ही गिवन हो गया, क्योंकि हमें पता है प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहते हैं? सेम। ये भी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया है? 24 सेंटीमीटर। अब ये कितना था? अब देखिए यहाँ पे OP इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूँ क्या, है ना, पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर को। O क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर P क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना बच गया?
12 सेंटीमीटर, हैंस पी आई इज ऑल्सो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? देखिए अपने पास इसका ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब इसके लिए आ जाइए, कन्वेक्स मिरर के लिए आ जाइए। फॉर कन्वेक्स मिरर u इज इक्वल टू 36 माइनस 36 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इमेज कंसाइंड करेगी, क्या करेगी? कंसाइंड, तो कन्वेक्स की भी यहीं बनेगी। इमेज क्या करेगी? कंसाइंड, तो ये कह रहा है कि कन्वेक्स की भी यहीं बनेगी। थोड़ा हमें क्या करता हूँ कि ऊपर से तो रे जाएगी नहीं, अब नीचे से आ जाएगी, यहाँ टकराने के बाद आएगी इधर, लेकिन हमें क्या लगेगा कि शायद वो इधर गई और जाएगी किधर? इस डायरेक्शन में। तो यहीं पे इसकी भी आपकी क्या हो गई है? ये इमेज बन गई है, इसकी भी यहीं पे बन गई है। अब मेरे को v पता चल गया, कितना? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपका 12 है। ये डिस्टेंस कितना है? 12, लेकिन प्लस है ना, ये आपका कन्वेक्स, इसके इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव, तो कितना आएगा? प्लस 12 सेंटीमीटर। नाउ यूज मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। किसके लिए सोल्व करना है? f के लिए ही करना है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो पहले ले लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, u प्लस v, और अब रखता हूँ वैल्यूज़ को। तो u की वैल्यू है -36, v की वैल्यू है +12, दोनों को रख दीजिए। -36 × 12 सोल्व कर लीजिए, f आ जाएगा r इज इक्वल टू 2f कर देना। ठीक है, यहाँ से 1/f आएगा, उसका रेसिप्रोकल लेना, f का हो जाएगा और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी से होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो कहता जाता है उसको ओबे करते जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, जो भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आई थी, अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मेरे से दोबारा शेयर कर सकते हो। और आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल हैं, या आपको किसी और बुक में, या आप नेट यूज़ कर रहे हो, नेट से जितने भी रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल मिल जाए, सारे आपको कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन और किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। जो आपके एसएल अरोरा है उसके अनसोल्ड का क्वेश्चन नंबर 3, ए कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई, ए कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 3 meter from a wall. 3 meter from a wall. How far from the wall must a concave mirror be placed? How far from the wall must a concave mirror be placed so that it may form 9 centimeter high image of the flame on the same wall. Also find the focal length of the mirror. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो जो गिवन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वो तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ द इमेज इसमें गिवन है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इसमें गिवन है। पहले ऑब्जेक्ट की गिवन मिलती है और फिर मिलेगी आपको इमेज की। तो ऑब्जेक्ट की है 3 सेंटीमीटर, और जो इमेज बनी है ना, वो बनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है? एक चीज़ और गिवन थी शायद 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, है ना, 3 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो अब देखिए कनकेव के केस में
कनकेव के केस में इमेज आपकी मैग्नीफाइड बनानी है। कनकेव के केस में आपको मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। और एक चीज़ और गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है वॉल से, और उस वॉल पे इमेज बनानी है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड में। देखिए कनकेव मैग्नीफाइड दो केस में कर देता है, वर्चुअल को भी मैग्नीफाइड कर देता है। तो हो सकता है कि इमेज वर्चुअल बन जाए या रियल बन जाए। तो अब ये डिसाइड करेगी वॉल की साइड क्या है। वो कह रहा है कि वॉल और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड में है। किस क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छे से तो ये चीज़ क्लियर हो रही है, वॉल और इमेज दोनों एक ही साइड में। इट मीन्स इमेज अगर ऑब्जेक्ट की साइड में बन जाए इन केस ऑफ मिरर, चाहे वो कोई भी हो, तो वो होती है रियल। कैसी होती है? रियल। तो एक चीज़ क्लियर होगी, एक चीज़ क्लियर होगी कि इमेज कैसी बनेगी? रियल। अब देखिए मैं डायग्राम को बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो गिवन है ना वो तो है एक वॉल है, मैंने इधर ली वॉल और ये ले ली एक लाइन और ये ले लिया कनकेव मिरर। अब पता नहीं इसकी पोजीशन क्या है, थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, ऑब्जेक्ट रखा है 3 सेंटीमीटर का। ये ए बी के नाम से मैं ऑब्जेक्ट को लिखता हूँ जर्नली। ये यहाँ पे रखा है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर। ये वॉल है, ऐसे लिख देता हूँ वॉल, ये वॉल है 3 मीटर है। ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से या इससे कितनी दूर इसको रखूँ, इस कनकेव मिरर को इस वॉल से कितनी दूर रखूँ कि इमेज यहीं पे बने, यहीं पे बने, और कितनी बने, इतनी बड़ी बने, 9 सेंटीमीटर बने। तो भाई ये अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कंसिडर कर सकता हूँ, और वो कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं मान लूँ कि जो आपका ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर x हो जाए तो ये मेरे को पता चल जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, x मीटर है, x मीटर है। तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, x + 3, x + 3। अब सोल्व करना इजी हो गया है, अब इसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। नाउ राइट डाउन द गिवन थिंग्स। वी नो दैट u = हमने क्या मानना, u = x मीटर माइनस ऑफ x। v = कितना आएगा भाई, -x ये और -3 ये। तो मैं कर देता हूँ -x - 3, ये आ गया v। उसके बाद f निकालना है, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन है HI और H0। तो इसका यूज़ करके मैं x निकाल सकता हूँ। हाँ इजीली आ जाएगा, बहुत इजी हो गया है। चलिए देखिए, वी नो दैट m = HI/H0 और विच = -V/U। ये होता है आपके पास एक रिलेशन, ये होता है हमारे पास एक रिलेशन। नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो HI की वैल्यू रखिए पहले 9, HI की वैल्यू। अब बात करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। तो मेरे को ये बताइए, मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के नेगेटिव। तो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे ही बनेगी ना। डेफिनेटली ऐसा केस हमने देखा, इमेज कहाँ बनती है, नीचे बनती है। तो HI की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -9/3 = माइनस बाहर अंदर लेता हूँ v, दैट इज -x -3/u, दैट इज -x। बहुत इजी हो गया। x के लिए सोल्व करना है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस वगैरह को सोल्व करना चाहूँ तो ये आ जाएगा -9/3 इस माइनस को अंदर ले जाऊं
अंदर ले जाऊंगा तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। तो अब मेरे पास ये माइनस एक्स्ट्रा बच गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये हट गया, ये आ गया 3 + x अपॉन x, 3 + x अपॉन x, ऐसा ही आएगा क्या? ऐसा ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ पे। एक बार माइनस प्लस ज़रूर देख लेना, माइनस प्लस ज़रूर देख लेना। चलिए देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए x के लिए सोल्व कर दीजिए इसको। तो x के लिए सोल्व करें तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9x = 9 + 3x, x वाले टर्म से एक साइड में, 9x - 3x = 9, तो ये आ गया 3x = 9, x = 9 अपॉन 3, 3 3 = 9, x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन x की वैल्यू 3 नहीं आ सकती, x की वैल्यू 3 नहीं आ सकती, तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ देख लीजिए क्या हुई है, वो गड़बड़ क्या हुई है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। एक बार भाई सोल्व ज़रूर करके देख लेना, हो सकता है कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी वो सोल्व करने में। तरीका यही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, तरीके में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू आपकी बुक में कुछ अलग दे रखी, मेरी अलग आ रही है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। 3x = 3 + x, x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x = 3, x हाँ ठीक है 1.5 आ गया, गड़बड़ कर दी मैंने ही, सही है बिल्कुल। x = 1.5, x = 1.5, अगर x की वैल्यू 1.5 आई तो ये कितना आ गया -1.5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1.5, यहाँ पे क्या रख दोगे 1.5, -3 और -1.5 -4.5, v आ गया, u आ गया, f निकाल दो, हो जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए, v आ गया, u आ गया, f निकाल दीजिए, क्लियर है। तो ये नुमेर देखिए कुछ क्या होता है कि जो तरीका होता है न्यूमेरिकल का, वो मैं बिल्कुल आपको 100% श्योर एंड सर्टेन शार्पली बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन जब करते हैं तो दो तरफ ध्यान रहता है, एक तो वीडियो की आपकी रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कभी कैमरा तो नहीं हिलेगा इधर, और दूसरा कैलकुलेशन। तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो ही जाती है, जैसे अभी होगी थी थोड़ी देर पहले। तो वो आप जो तरीका है ना वहाँ तक करने के बाद, जैसे मैंने आपके पास फॉर्मूला बना दिया, ये यहाँ तक कर दिया मैंने, अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक देखिए, यहाँ पे जो साथ था ना, यहाँ पे ये माइनस था, इधर भी माइनस था, मैंने वो कैंसिल कर दिया, इधर माइनस था इधर, इससे मैंने इसको क्या किया था कैंसिल कर दिया। तो यहाँ तक आप देखना है होता है आपको वीडियो में, उसके बाद अपने आप कीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मैंने भी अगर मिस्टेक की होगी तो आप बता दोगे कि यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत कर दी थी, तो ये आपके पास सोल्व हो गया है, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया है कि एक चैप्टर दैट इज़ रिफ्लेक्शन आपका ख़त्म हो गया है। रिफ्रैक्शन मैंने थोड़ा सा आइडिया कल दिया था, अभी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं यहीं पे ही वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी हो आपकी, और बुक जिनके पास नहीं थी वो अपना अरेंजमेंट करें, अगर नहीं हो पा रहा है अपनी गूगल से उस बुक की PDF डाउनलोड कर लें। बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर का PDF मिल जाएगा आपको, SL अरोड़ा का भी मिल जाएगा, NCERT किसी बुक का आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से उस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। वेट में या ऐसे ही टाइम पास ना करें कि मिल जाएगी वहाँ से ले आएंगे यहाँ से ले आएंगे, मिल गई है तो ठीक है, कोशिश कर लो अगर मिल जाए तो, और अदरवाइज़ फिर भी नहीं मिल रही है तो वेट मत करो आप, फिर आप PDF डाउनलोड करके और अपना काम शुरू करो, और काम शुरू नहीं आज इसको ख़त्म भी करो। आज की डेट में
किसी भी बच्चे का कोई न्यूमेरिकल किसी भी तरह का बचना नहीं चाहिए। अगर किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से शेयर करें, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कल जिन जिन बच्चों ने शेयर की थी यही न्यूमेरिकल्स अप्रोक्सीमेटली सभी के रिपीट हो रहे थे। हो सकता है किसी एक बच्चे का एक क्वेश्चन और रह गया हो, तो मेरे याद भी नहीं है उसने क्या पूछा था, तो बच्चा मेरे को फ़ोन करके ज़रूर बता दे कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन मेरा नहीं आया। लेकिन मैंने कोशिश की है कि शायद यही थे, 3 ही थे जो मेरे पास व्हाट्सएप पे आए थे कि ये नहीं हो रहे, वो मैंने कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई रह गया हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स। जिन बच्चों की टास्क नहीं आई थी वो मेरे पास टास्क ज़रूर सेंड कर दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये हुई है कि उन बच्चों के पास बुक नहीं थी। तो अब आप अगर PDF डाउनलोड करोगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप नेट से उठाओगे, अनसोल्व क्वेश्चन उठाओगे, केवल क्वेश्चन बैंक उठा लो और उनको सोल्व करो। नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे से शेयर करो, ठीक है। थैंक्स।